हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। एसआईआर पिछले कुछ समय से बहुत चर्चा में रहा है और एसआईआर ने बहुत बड़े बड़े धमाके भी किए हुए हैं। हर एक राज्य सरकार, हर एक व्यवस्था कहीं ना कहीं इससे परिचित है और एसआईआर इलेक्शन कमीशन की अपनी एक ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन कह चुका है ये मेरी ड्यूटी भी है, ये मेरा अधिकार भी है और ये दोनों चीज़ें मुझे संविधान के द्वारा दी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर कुछ राज्य सरकारें हमेशा उसके खिलाफ रही हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये कुछ स्पेसिफिक सरकारें हैं। या आप लोग कह सकते हैं ये वो सरकारें हैं जो केंद्र सरकार की अपोजिशन वाली हैं। जैसे बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है या बीजेपी के अलाय दल हैं, तो वहाँ उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, वहाँ अपोजिशन पार्टी ने इसका विरोध भी किया। अब जो विपक्षी दलों की सरकारें वेस्ट बंगाल और केरला, यहाँ ज़्यादा विरोध हो रहा था और इसी विरोध के कारण एसआईआर की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दिया है इलेक्शन कमीशन को उनकी एसआईआर की सख्ती को लेकर। और यहाँ पे एक बात और निकल कर आई है, एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिफाइन किया है कि किसी संस्था के पास अगर संवैधानिक शक्ति दी गई है तो संवैधानिक शक्ति का वो प्रयोग किस तरीके से कर सकता है, क्या असीमित कर सकता है या उसको सीमित करना चाहिए। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ये खबर एक बार आप देख लीजिए कि एसआईआर पावर नॉट अनलिमिटेड, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसआईआर की जो पावर है ये नॉट अनलिमिटेड, मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, SC2 पोल पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन के यही बोला है कि जो एसआईआर की पावर है ये आपकी अनलिमिटेड नहीं है, ये नियमों के अंतर्गत होनी चाहिए और ये सीमित शक्ति है। क्या है पूरा मसला, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे बैचेस में एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। 31 जनवरी हमारे SIP जो बैच है इसकी एनरोल करने की अंतिम तिथि है। फिर हमारा ये एक प्रतिज्ञा 2027 टारगेट बैच है 27 के लिए। GRS लाइव कोड के थ्रू आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। 27 जनवरी 2026 को बैच की शुरुआत हो रही है और ये निर्माण हमारा 2028 का बैच है, आप यहाँ भी एड ऑन हो सकते हैं GRS लाइव कोड के थ्रू। अगर PDF चाहिए तो यहाँ आ जाइए, मेरा टेलीग्राम है और ये इंस्टाग्राम। अब देखो, अनियंत्रित घोड़ा, चुनाव आयोग की शक्तियां और संविधान। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बोला गया है कि जो एसआईआर की शक्ति है, जिसे हम लोग विशेष गहन पुनरीक्षण या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से जानते हैं, कि शक्ति असीमित है या नहीं। ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। बिहार इलेक्शन के पहले से ये बहुत तेज लड़ाई चल रही है कि क्या ये शक्ति अनियंत्रित है, इलेक्शन कमीशन जो करना चाहे कर सकता है क्या या नहीं कर सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर एक मैंडेट दिया है, क्लियर वर्डिक्ट दिया है। उस क्लियर वर्डिक्ट को चलिए आगे चल के समझने की कोशिश करते हैं। विवाद क्या है, विशेष गहन पुनरीक्षण। देखो, चुनाव आयोग ECI देश भर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कर रहा है। बेटा समझने की कोशिश करो कि ये इलेक्शन कमीशन की अपनी एक ड्यूटी है और विशेष गहन पुनरीक्षण का मतलब क्या है कि जो मतदाता सूची है उसमें कितने नाम ऐड हुए हैं, कितने नाम रिमूव हुए हैं, ये पूरी प्रक्रिया इसकी बारीकी से जांच करना, यही विशेष गहन पुनरीक्षण आपके पास कहलाता है। चुनौती ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई जो इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती हैं कि जिस तरीके से काम कर रहा है ये सही नहीं है, तो ये सही है या नहीं। इसी को लेकर कई सारी याचिकाएं यहाँ पर दायर की गई थी। मुख्य प्रश्न ये था कि क्या चुनाव आयोग नियमों से हटकर अपनी प्रतिक्रिया तय कर सकता है या नहीं। लड़ाई यहां पर थी कि क्या चुनाव आयोग नियमों से हटकर कोई प्रतिक्रिया तय कर सकता है या नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखना, कोई भी संस्था, चाहे भले वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही क्यों ना हो, कभी भी नियमों से हटकर कोई भी प्रक्रिया तय नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान रखना और यही बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर बोली गई है। क्या बोला है जरा देखो इसको। मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी, शक्ति को कम नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इसे अनियंत्रित घोड़े की तरह नहीं छोड़ा जा सकता, इसे विनियमित किया जाना चाहिए। CJI जो हमारे सूर्यकांत हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने बोला है कि किसी भी संवैधानिक जो संस्था है हम उसकी शक्ति को कम नहीं करेंगे लेकिन इसको अनियंत्रित भी नहीं छोड़ सकते कि तुमको जो मर्जी आए तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। विवाद क्या है समझो। SIR जो है, इस SIR के लिए 6 डॉक्यूमेंट की नीड है, मतलब जिसमें आपका काम चल जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी जो SIR कराया जा रहा है इसमें 11 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं और इसके कारण बहुत सारा विवाद हुआ है।
और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम आपकी शक्ति को कम नहीं कर रहे हैं, सीमित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको अनियंत्रित या अनलिमिटेड भी पावर यहाँ पे नहीं दे सकते। अब चुनाव आयोग का तर्क क्या है? धारा 21(3) लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950, जिसको आप लोग जन प्रतिनिधि अधिनियम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के नाम से जानते हैं, इसकी धारा 21 की 3 की जो शक्ति है, वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ईसीआई की ओर से तर्क दिया कि आयोग के पास मतदाता सूची के संशोधन की शक्ति है और ये विवेकाधार शक्ति है, ये डिस्क्रिशन पावर है 21(3) आयोग को जैसा भी उचित समझे एज इट मे थिंक फिट विशेष संशोधन का निर्देश देने की अनुमति दी है। चुनाव आयोग ने बोला कि जन प्रतिनिधि अधिनियम तो संसद ने खुद बनाया है और संसद ने बनाकर उसकी जो धारा 21(3) है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो चुनाव आयोग जैसे भी गहन निरीक्षण करना चाहे कर सकता है, उसको जैसा ठीक लगे ये उसकी शक्ति है, इसको कोई सीमित नहीं करेगा। ऐसा ही उन्होंने यहाँ पर तर्क दिया। अनूठा अधिकार आयोग ने तर्क दिया कि उसे नियमों रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 से विचलित होने का अधिकार है कि 1960 के जो नियम है हम उनसे विचलित हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 21(3) में एक पावर दी गई है कि इलेक्शन कमीशन को जैसा ठीक लगता है वैसा ठीक लग के वे कोई भी नियम यहाँ पे बना सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना। क्या कोई शक्ति आबाद हो सकती है? जस्टिस जयमाल्य बागची ने सवाल उठाया कि क्या ईसीआई का क्षेत्राधिकार पूरी तरह निरंकुश है? कानूनी बेड़ियां उन्होंने धारा 21(2) का हवाला दिया जो आयोग की शक्ति पर कुछ तरह की बेड़ियां लगाती है। शायद है अब रेस इंटर का अनसुलझा प्रश्न नहीं है कि कोई भी प्राधिकार चाहे वे कितना भी उच्च क्यों ना हो आबाद क्षेत्राधिकार नहीं रख सकता। यही ईसीआई के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 21(2) का रेफरेंस दे रहे हैं और 21(2) में बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर सीमाएं लगाई जा सकती हैं, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। 21(3) में आपको असीमित पावर दे दी गई है, लेकिन 21(2) में आपको सीमित करने की शक्ति भी यहाँ पे दी गई है कि आपको सीमित किया जा सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी जो पावर है आप उसको अनलिमिटेड तरीके से यूज नहीं कर सकते। विसंगति देखो बेटा कहाँ पर है, विसंगति यहाँ पर है फॉर्म 6 बनाम SIR। जो फॉर्म 6 है, कोर्ट का प्रश्न है क्या आप मनमाने ढंग से दस्तावेजों की संख्या बढ़ा सकते हैं या नियम 6 के दस्तावेजों को अनदेखा कर सकते हैं? अभी जो SIR की प्रक्रिया चल रही है इसमें 11 जो दस्तावेज हैं, इन 11 दस्तावेजों को यहाँ पर मांगा जा रहा है और जो कि सही नहीं है। ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब समझते हैं नियम 6 जो संबंधित है मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर, उसमें आवश्यक जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वही मांगे जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर 11 डॉक्यूमेंट को मांग रहे हैं जो कि सही नहीं है, ध्यान रखना। नागरिक अधिकारों का प्रभाव, सीजीआई ने चिंता व्यक्त की है कि SIR के परिणाम स्वरूप एक पंजीकृत मतदाता के लिए नागरिक परिणाम सिविल कंसिक्वेंस हो सकते हैं। तर्क, जब कोई कार्यवाही लोगों के नागरिक अधिकारों मतदान का अधिकार को प्रभावित करती है तो प्रक्रिया सामान्य से कम पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत, प्रक्रिया को केवल आयोग की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसे प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। कोई भी प्रक्रिया आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, भैया आयोग कैसे करना चाहता है करने दीजिए, उसको प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर हमको छोड़ना पड़ेगा। सहमति, पारदर्शिता और निष्पक्षता, अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने स्वीकार किया है कि प्रक्रिया को निम्नलिखित संवैधानिक परीक्षणों पर खरा उतरना होगा। आर्टिकल 14 तार्किक न्याय और निष्पक्षता, अनुच्छेद 226 वयस्क मताधिकार, हर किसी के पास अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है। ईसीआई का कथन है यह मेरा निवेदन नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का SIR तैयार कर सकते हैं, मुझे यह संतुष्ट करना होगा कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब ये किसी भी तरीके का SIR तैयार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जो मर्जी में आया डॉक्यूमेंट आपने ऐड कर दिए तैयार कर दिए, आपको उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा ये सही है, ये तार्किक है और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अद्वितीय लेकिन असीमित नहीं है। अद्वितीय स्थिति, ईसीआई का विवेकाधिकार व्यापक है। विनियमन 4 से 20 के दिशा निर्देश। निष्कर्ष, अनुच्छेद 324 के धारा 21(3) के तहत टिकाऊ है लेकिन इसे पारदर्शी होना चाहिए। आप काम कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन ये सारी की सारी जो प्रोसेस है आप इसको क्या करें बेटा, आप इसको थोड़ा सा बैलेंस तरीके से यूज़ करें। ऐसे यूज़ करना है ईसीआई को कि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी गलत मतलब किसी व्यक्ति के गलत तरीके से अधिकारों का हनन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इन वेरी सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ईसीआई जो SIR कर रहा है उस SIR को आर्टिकल 14 जो है, आर्टिकल 326 है, इनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए और एक ऐसी प्रोसेस पे काम करना चाहिए
कि जो वैलिड लोग हैं उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और एक आसान प्रक्रिया के तहत आप SIR करते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र को हमको बनाए रखना है और बढ़िया तरीके से काम करना है। ये पूरा का पूरा वर्डिक्ट आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर जो ECI है उसको सीमित किया है कि भैया आप मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा नियमों के अधीन रह के काम कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट माना जाएगा ये SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।